सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वैसे गुड आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आज के द हिंदू सेशन जो कि संडे का द हिंदू सेशन है उसको डिस्कस करते हैं। संडे को थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबल रख लिया है और क्योंकि मंडे टू सैटरडे हमारी टाइमिंग काफ़ी जल्दी रहती है और सेशन रिकॉर्ड करके फिर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे संडे का द हिंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं किया जा सकता बिकॉज स्पेशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इशू, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स पब्लिश होते हैं, स्पेशल साइंस का पेज पब्लिश होता है और इस पर मेरा बहुत फोकस भी रहता है इस पर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की मैगजीन जो मैं निकालता हूँ GSreporter.com वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर लेना, पुरानी भी आप पढ़ सकते हो तो उसको मिस नहीं करना है। ये सब GSreporter.com वेबसाइट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे वेबसाइट पे जाके मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स, दैट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन, रेट्रोवायरस, लिडार टेक्नोलॉजी, कार्बन 14, मलेरिया वैक्सीन, प्लास्टिक पोल्यूशन, यूमामी एज अ सिक्स्थ टेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। साइंस के अंदर कुछ जैसे ये एनवायरमेंट का टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है। कोर्स ऑन सेकेंड ARC लाइव चल रहा है, वीडियोस और भी अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करो अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो। सेकेंड ARC रिपोर्ट बहुत जरूरी है GS पेपर 2, 3 और 4 के लिए। इसमें मैं एक्स्ट्रा रिपोर्ट और लेकर आ रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा 4 रिपोर्ट्स तो मैंने आपको बताई थी। एक पर्सनल मैनेजमेंट पे एक रिपोर्ट है जिसमें सिविल सर्विस पे स्पेशल 3 से 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपका GS 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और GS 4 के लिए मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो सौरभ पांडे UPSC ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो। और ये रिपोर्ट है, इसमें एक रिपोर्ट एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो रही है, दैट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट। ये रिपोर्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है और इस पर सिविल सर्विस के ऊपर है तो वो कवर होगा। तो यहाँ पे कोड ये वाला नहीं है, कोड है SP100 करके, मतलब वो कोड अपने आप है, आप कोड बस जाके उसमें आपको कुछ नहीं करना, कोड यूज़ कर लेना है, डाल देना है। मतलब SP100 उसमें ऑलरेडी है, बस आपको क्लिक करना, अपने आप ऐड ऑन हो जाएगा। बिना कोड डाले ज्वाइन मत करना, अदरवाइज वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी चल रहा है सौरभ पांडे UPSC ऐप, तो यहाँ पे भी ये कोड याद रखना, नया कोड है SP100। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शनल है इस पर भी अभी आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। हमारी 15 क्लासेस हो चुकी हैं, 16वीं क्लास कल आपकी होगी। अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज्वाइन नहीं किया जरूर से क्लासेस करो, कुछ डेमो क्लासेस भी मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं तो आप लोग उनको करो और काफ़ी जो है आप लोग को बेनिफिट भी होगा इस ऑप्शनल का। और शुरू करते हैं, पहला इंप्रूविंग द कंपैटिबिलिटी ऑफ पिग ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। पिग ऑर्गन्स के ऊपर है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हमें पता होना चाहिए, एक होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेट्रोवायरस। ये 2 टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं जिनके बारे में वी नीड टू नो। तो यहाँ पे देखो जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जैसे मान लो एक स्पीसीज ह्यूमन है और ह्यूमन में भी कुछ समय पहले न्यूज़ था कि पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, तो 2 डिफरेंट स्पीसीज में जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर पिग से ट्रांसप्लांट किया जा रहा है कुछ ह्यूमन में, तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन की बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे शरीर में एंटर करेगा तो देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको ख़त्म कर देगा। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो एंटीबॉडीज़ उसे एक फॉरेन पार्टिकल्स मानेगा और जैसे मान लो पिग्स है या किसी भी दूसरे जीव का अगर कोई मटेरियल हमारे शरीर पर एंटर होगा उसे पूरे तरीके से जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो उन्हें ख़त्म कर देंगी। तो यहाँ पे क्या है, इम्यून सिस्टम से बच पाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे अगर पिग है, पिग के हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कुछ समय पहले एक इंसान पे भी किया गया था, बट हमारे शरीर ने मतलब जो इंडिविजुअल है उसका इम्यून सिस्टम ने पूरे तरीके से उस हार्ट को ख़त्म कर दिया और फिर जो इंसान है उसकी भी डेथ आपकी हो गई। तो सबसे बड़ा चैलेंज जीनो ट्रांसप्लांटेशन में यही होता है कि जो इम्यून सिस्टम, इंसान के इम्यून सिस्टम से बचा पाना। अब कई प्रकार के देखो चेंजेस किए गए, स्टडी की जा रही है। देखो फ्यूचर के अंदर ये बहुत पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से हमारा खान पान है और इवन जो फूड बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बहुत अधिक केमिकल्स का जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑर्गन फेलियर्स भी देखने को मिल रहा है। तो जो लाइफ स्टाइल है उसमें किडनी का फेलियर, लीवर का फेलियर, हार्ट का फेलियर, तो फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा डिमांड
ऑर्गन्स का इंक्रीज होगा। अब इसको देखो, दूसरा इंसान तो इतना प्रोवाइड नहीं करता, हमेशा से शॉर्टेज रहेगा। तो क्या इस शॉर्टेज को मीट किया जा सकता है? मतलब कुछ जेनेटिक चेंजेस करके किसी एनिमल के अंदर ये जो कई ऑर्गेनिजम्स है जिनकी या जो जीव है जिनकी कॉम्पेटिबिलिटी जो है हमारे साथ है, उन एनिमल्स के ऑर्गन्स का इंसान पे इस्तेमाल कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी पर वर्क किया जाए। बट वो 100% कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या जरूरी है, कुछ चेंजेस करना जरूरी हो जाता है। मान लो जैसे इसमें कहा गया कि जैसे एंटीजन कोडिंग जीन है। एंटीजन कोडिंग का मतलब जैसे मान लो एनिमल है, उस एनिमल का ऑर्गन है, उस ऑर्गन में कुछ फॉरेन जो फॉरेन लेवल पे जिसको हमारा जो शरीर है, मान लो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज कर ले, ये एंटीजन कहलाता है। जो भी है इसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी शरीर के अंदर है, तो जो भी इसको एंटीजन बना रहा है या फॉरेन पार्टिकल बना रहा है, इस जीन पर चेंज कर दिया जिससे हमारा शरीर इसे दूसरा ना समझे और हमारा एंटीबॉडी उस पर एक्ट ना करे। तो ये कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं कि एंटीजन कोडिंग जीन को रिमूव करना, ह्यूमन जीन्स को ऐड ऑन करना। बहुत सारे वायरसेस हैं जिसे रेट्रो वायरसेस बोलते हैं, जो पिग पर जो है प्रेजेंट होता है, टर्म यूज होता है, दैट इज रेट्रो वायरस, जो पिग पे प्रेजेंट होता है। तो उस रेट्रो वायरस को आइडेंटिफाई कर लेना, उनको रिमूव जो है करना, और उसके बाद फिर दूसरे जीवों पे ट्रांसप्लांटेशन करना। ह्यूमंस पे तो नहीं किया गया बट नॉन ह्यूमंस पे किया गया, मतलब दूसरे जीव पे। तो कहा गया कि जो कंपेटिबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। सो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनिमल ऑर्गन इनटू ह्यूमन सिस्टम, जीनो ट्रांसप्लांटेशन कह सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन शॉर्टेज को मीट करने में हेल्प कर सकता है। फिर यहाँ पे ग्लाइकन एंटीजन, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ग्लाइकन एंटीजन हैं, ये जो एंटीजन ग्लाइकन प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो ये पिग है, पिग के ऑर्गन में ये प्रेजेंट है जिसे हम ग्लाइकन एंटीजन कहते हैं। इसी ग्लाइकन एंटीजन को हमारी एंटीबॉडीज समझ लेंगी, मतलब इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इसको नष्ट करना स्टार्ट कर देंगे इस ऑर्गन को। तो ये जो ग्लाइकन एंटीजन है जो पिग्स में एक्सप्रेस होता है, तो इसको रिमूव करना ये भी कहा गया। फिर कुछ वायरसेस हैं उसको रिमूव करना, ये प्रयास किया जा रहा है। जैसे रेट्रो वायरस जो होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द रेट्रो वायरस क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस जो कि इट इंसर्ट a DNA copy of DNA copy of its RNA genome into the DNA of the host cell। इसका मतलब देखो, रेट्रोवायरस बेसिकली क्या है कि ये जो एक DNA कॉपी है उस DNA कॉपी को डेवलप करेगा अपना RNA यूज करके, और फिर ये होस्ट सेल पे उसको कर देगा। जैसे मान लो ये रेट्रोवायरस है, ये हमारा सेल है, तो ये एक DNA कॉपी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करेगा और इस सेल को इन्फेक्ट करता चला जाएगा। तो इसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, और ये रेट्रोवायरस पिग्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे शरीर में अगर मान लो ये हमारे शरीर रिकॉग्नाइज कर गया कि पिग के जो भी चीज़ें मान लो ट्रांसप्लांट की जा रही है और उसमें रेट्रोवायरसेस प्रेजेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम उसका खात्मा कर देगा। अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन में यही सबसे बड़े चैलेंज है, और इसी पर रिसर्च चल रही है कि अगर हम ये जो एंटीजेंस हैं और साथ में ये जो रेट्रोवायरसेस हैं, अगर इनको रिमूव किया जाए तो बहुत हद तक जो कंपेटिबिलिटी है वो आपकी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क्स डिस्कवर्ड। सेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल है, इसके अलावा जो हमारा मंडे टू सैटरडे है 8 बजे तक आपका सेशन आ जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि आप ये जो सेशंस होते हैं इनके नोट्स प्रॉपर बनाएं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करें, जहां मौका मिले वहां आप शेयर भी जरूर से करें। तो 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क्स डिस्कवर्ड, 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क। यहाँ पे हमारे लिए एक टॉपिक और आ जाता है, वो है लिडार टेक्नोलॉजी। लिडार टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने स्टडी किया है इतना एरिया, लिडार सर्वे, लिडार के ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे। और उन्होंने अमेजन बेसिन में ह्यूमन मेड जैसे मिट्टी के बने हुए चीज़ें, जैसे ये आप देख सकते हो ना, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और ये कैसे किया है? अमेजन बेसिन में किया, और कैसे किया है? लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका किया गया। तो लिडार बेसिकली क्या है? ये है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये फुल फॉर्म इसका, तो लिडार के अंदर जो लेजर लाइट है, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो ये लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट सेंड की जाती है टारगेट ऑब्जेक्ट में, फिर ये आपका रहता है, तो फिर सेंसर दूसरा इसको डिटेक्ट कर लेता है। इट मीन्स एक बार लाइट छोड़ी गई, छोड़ने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद फिर सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा, उस बेसिस में इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपकी ली जाती है। जैसे कई ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे ये भी लिडार के माध्यम से, इवन मान लो वाटर बॉडी है, समुद्र है, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिर इसकी स्टडी आपकी की जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वी यूज़ द लिडार। तो लिडार टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो टोपोग्राफी,
किसी रीजन की या उस रीजन की ज्योग्राफी, मान लो किसी रीजन पे आपके कुछ ऐसे चीज़ें पड़ी हैं तो उनका स्टडी करना, ये सब आपके लिडार टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, मतलब स्टडी जो है वो आपकी की जाती है, ये ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एंटिक्विटी ऑफ एंशियंट ह्यूमन फुटप्रिंट। एंटिक्विटी ऑफ एंशियंट ह्यूमन फुटप्रिंट, एंटिक्विटी ऑफ एंशियंट ह्यूमन फुटप्रिंट्स, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे जैसे कुछ ह्यूमन फुटप्रिंट्स आपके मिले हैं, दीज आर द ह्यूमन फुटप्रिंट्स, और इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी, इस पर हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में एक चीज़ न्यूज़ में है तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला तो एक तो साइंस का कार्बन 14, और इसके अलावा एक और है वो, जैसे ये व्हाइट सैंड नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये जोग्राफिकल लोकेशन के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है। सो नया जो रेडियो कार्बन 14 है, और इसको स्टडी, मतलब जैसे जनरली किसी भी एज को जानने के लिए हमें कार्बन 14, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखोगे तो जो कार्बन 14 है ये एक आइसोटोप है। जैसे अगर कार्बन 14 देखो, जैसे कार्बन 14 है, इससे बीटा डीके होगा, रिमूव होगा, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन कार्बन 14 ये इसका फॉर्मेशन होगा। कार्बन 14 है, बीटा पार्टिकल्स रिलीज होगा, और नाइट्रोजन 14 जो है वो आपका बनेगा। तो ये जैसे कार्बन 14 से नाइट्रोजन 14, और इन दोनों के रेशियो के बेसिस पे कितना टाइम डिके हुआ और दोनों का क्या रेशियो है, इसके बेसिस में हमें एज का पता चलता है। तो अभी जैसे ह्यूमन, ये जो है एक ह्यूमन फुटप्रिंट है, उस पर वो एक मिला है, वाइट सैंड पर इसका स्टडी जो है चल रही। तो वाइट सैंड नेशनल पार्क करके है, वाइट सैंड नेशनल पार्क है। तो वाइट सैंड नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये अमेरिकन नेशनल पार्क है जो कि न्यू मैक्सिको के अंदर लोकेटेड है, एंड इट इज सराउंडेड बाय वाइट सैंड मिसाइल रेंज। तो ये आप याद रखना कि ये वाइट सैंड नेशनल पार्क इस रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये लोकेटेड कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड इन अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, आपका स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको, वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कार्बन 14 के बारे में जानना है, प्लस ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो अगेन आई एम स्टेटिंग कि आप लोग लाइक बटन प्रेस करें, कब सेशन अटेंड करते हैं वो जरूर से देखें, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मंडे टू सैटरडे की टाइमिंग मॉर्निंग 8 बजे है आज, क्योंकि संडे थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा इजराइल और हमस के बीच में जो एक अलग तरीके का डायमेंशन है वो मैंने आप लोग के लिए कवर किया है, एक वीडियो डाला हुआ है, तो उस पर जरूर से देखना कैसे वो चाइना और रशिया और जो आपका पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको मैंने लिंक करके आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग एक बार देख लेना। तो ये ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, नाउ अ मोर एफिकेशियस इनएक्सपेंसिव मलेरिया वैक्सीन। अब मलेरिया वैक्सीन देखो, एक मलेरिया वैक्सीन है R21, तो आपको याद रखना है R21 मैत्री एक्सएम। R21 मैत्री एक्सएम क्या है, ये एक मलेरिया वैक्सीन है जो कि डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैन्युफैक्चर किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड ये माली, बर्किना फासो, केन्या, तंजानिया, इन कंट्रीज़ ने अप्रूवल भी दी है, यहाँ यूज़ किया जा रहा है धीरे धीरे, है ना, और भी कंट्रीज़ जो है अप्रूवल दे रही हैं। तो कुल मिला के ये एक मलेरिया की वैक्सीन डेवलप हो रही। तो आपको याद रखना है कि ये रिसेंटली R21 मैट्रिक्स एक्सएम न्यूज़ में था, तो ये एक वैक्सीन है मलेरिया से रिलेटेड, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप की गई है। भारत के जो पूना बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा भी ये मैन्युफैक्चर की गई है। इसका जो फेज 3 ट्रायल है वो आपका किया गया है, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं ये सब इसमें जानकारी जो है वो आपकी दे रखी है, तो ये तो कोई नहीं पूछेगा, बट हमें थोड़ा मलेरिया के बारे में जरूर से पता होना चाहिए कि मलेरिया बेसिकली कॉज किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से होता है जिसका नाम प्लास्मोडियम है, और ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड होता है। ये बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा लेकिन फिर भी भूल जाता मन के अंदर, डेंगू, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसे कई शब्द आते हैं जिस पर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मलेरिया बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट नेम्ड प्लास्मोडियम, और स्प्रेड फीमेल एनोफिलीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ प्लास्टिक अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। देखो इसी तरीके का एक, जैसे इस बार देखोगे अर्बनाइजेशन और कुछ उसमें कुछ प्रश्न आया था ना, बहुत अच्छा आर्टिकल 2-2.5 महीने पहले आया था इसी तरीके से, ये जो आपके राइटर हैं इन्हीं के द्वारा वो आर्टिकल जो है पोस्ट किया गया था, तो मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे था, तो वो आई थिंक GS देखना कौन सा पेपर में था, तो आप लोग थोड़ा सा देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनके द्वारा लिखे जाते हैं, जो ये D बालासुब्रमण्यम है, और इनके द्वारा लिखे आर्टिकल्स में प्रश्न हैं, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। तो ये अभी जैसे प्लास्टिक पोल्यूशंस पर इन्होंने कुछ बातें बोली, उसको देख लेते हैं, एनवायरनमेंट का टॉपिक आपका बन जाता है। सो 1907 में बेल्जियन साइंटिस्ट लियो बैकलैंड करके थे, इन्होंने पहली बार जो प्लास्टिक है उसको बनाया था यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड फिनोल, और उसका नाम बैकलाइट रखा था, और उसको फिर बाद मार्केटिंग की गई थी और फिर उसका इस्तेमाल आपका शुरू हुआ। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये कहा
कि हर दिन एवरी डे 2000 गार्बेज जो ट्रक हैं फुल ऑफ प्लास्टिक्स आर वर्ल्ड ओशन, मतलब आप खुद सोचो 2000 ट्रक कब भरे हुए, प्लास्टिक से भरे हुए, और वो डंप किए जा रहे हैं ओशियन, रिवर्स और लेक्स में। तो लेवल ऑफ पॉल्यूशन कितना अधिक है। यही जो प्लास्टिक है छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होके और वो जीवों के शरीर में जाते हैं, जीव जो है बहुत सारे जो कि आपके समुद्र में, रिवर में, पॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो मरते हैं। लगभग 19 से 23 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाता है, बह के पानी के माध्यम से किसी तरीके से आपका इन वाटर बॉडीज में जाता है। तो ये देखो खुद आप समझो कि कोई रीजन है, उस रीजन के अंदर अगर बहुत अधिक प्लास्टिक आएगा, उस जगह का पूरा इकोसिस्टम आपका डेवलप होगा। एंड ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि जैसे इसका जो इम्पैक्ट भी बहुत अधिक होगा, हेल्थ रिस्क भी होगा, सामाजिक आर्थिक लेवल पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड इट विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, जीव क्योंकि हैबिटेट पूरा चेंज होगा, उस रीजन का पूरा सब कुछ बदलेगा। अब यहाँ पे ये है कि जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को आप क्या रिसाइकल कर सकते हो, मतलब प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं। तो ऑल्दो कई कैपेबिलिटीज बनाई गई, कई टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, बट जो रेशियो होना चाहिए था रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक वो भी कंपैरेटिवली कम है। तो थर्मल और कैटालिटिक डिग्रेडेशन, गैसिफिकेशंस, ये कुछ ऐसे तरीके हैं थर्मल मतलब इन मेथड्स, जैसे प्लास्टिक को जलाना या प्लास्टिक को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फ्यूल जो है बनाना, और भी कई पर्पस के लिए जो है प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके माध्यम से ये सब चीज़ें करके रिसाइकल प्लास्टिक की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ टेस्ट, कैन द टंग टेस्ट ओनली स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड यूमामी। तो अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा आपको याद, बस इतना याद रखना है, रिसेंटली एक न्यूज़ में था यूमामी, ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी एक आकलन सीरीज आपके लिए लाने वाला हूं क्योंकि अब टाइम हो गया है। एआरसी रिपोर्ट जैसे मतलब ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, बस वीडियो डालने हैं, अपलोड करने हैं, और उसके बाद आकलन सीरीज है, प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज है, ये सब आएंगी, तो आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं सारी जानकारी सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी टेस्ट सीरीज अभी फिलहाल के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ वो टेस्ट सीरीज होगी अलग अलग लेवल पे, जो है जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर के एडवांस टॉपिक्स की है, वो सब कुछ उसके अंदर कवर्ड रहेगा। तो आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे टेस्ट आएंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक आकलन सीरीज भी आएगी, वो भी फिर आपके आंसर इवेल्युएशन और ये सब होगा। तो सिक्स्थ टेस्ट देख लेते हैं, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, कोई मेंस का प्रश्न इस पर नहीं बनेगा। जापानीज साइंटिस्ट हैं किक्वाने इकाडा, इन्होंने प्रपोज किया यूमामी। तो आपको याद रखना है यूमामी रिसेंटली यूज में था, तो ये बेसिक टेस्ट है, मतलब ये अलग अलग टेस्ट तो आपको पता ही है, मीठा, खट्टा और सॉल्टी और ये सब। इसके अलावा एक आ गया एक नया टेस्ट जिसका नाम यूमामी रखा गया है। अब इस पर साइंटिस्ट पहले बिलीव नहीं करते थे, प्रपोज तो रखा गया, बट अब वो बिलीव कर रहे हैं कि जो टंग है इट कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू अमोनियम क्लोराइड, सेम प्रोटीन, मतलब जैसे जो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर जो कि टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो यूजिंग द सेम प्रोटीन रिसेप्टर्स दे कैन रेस्पॉन्ड यूजिंग द अमोनियम क्लोराइड। सो साइंटिस्ट हैव फॉर डिकेड रिकॉग्नाइज दैट द टंग रेस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम जो क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड की अगर बात की जाए तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड जो है वो कर सकते हैं। और प्रोटीन है, इसका नाम OTOP1 है। और जैसे मान लो आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ये एक प्रोटीन है जो कि एक रिसेप्टर के रूप में है। जैसे मान लो टंग है, इसके ऊपर रिसेप्टर है, तो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, टेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है यूजिंग दिस प्रोटीन। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कोर्स ऑन सेकेंड ARC रिपोर्ट ऑलरेडी चल रहा है सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर। तो ये सब क्लासेस हैं आपकी, मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप लोग अभी तक हिस्सा नहीं बने, जरूर से बने। SP100 कोड उसमें पड़ा हुआ है, उसको बस क्लिक करना है आपको, क्लिक करके 30% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये प्लीज़ आप मिस ना करें। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तभी करना, और कोई और एग्जाम की कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, अभी ये ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी जो भी कोर्सेस आएंगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें एक रिपोर्ट और मैं ऐड कर रहा हूँ, उस पर मेरे नोट्स भी तैयार हो गए हैं। पर्सनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है GS पेपर 4 पे, सिविल सर्विस और इससे रिलेटेड है, तो ये रिपोर्ट भी मेरी तैयार हो गई है, मतलब नोट्स बना लिए हैं। तो ये है, तो कोड याद रखना SP100 करके है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा और अपने आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कल का सेशन मॉर्निंग में वही 8 बजे होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।